गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, मैं मंजू राजावत आपको आज प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल में। तो पहला आता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति वन, झाड़ियाँ, घास आदि किसी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक रूप से जो विकसित होती हो वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। प्राकृतिक वनस्पति प्रमुख जीवीय नवीनीकरण योग्य संसाधन है जो उत्पादी और संरक्षित दोनों प्रकार के कार्य करता है और मानव जीवन का मुख्य आधार भी इसे माना जाता है। प्राकृतिक संपदा को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में हमें वन से प्राप्त लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, चारा और अन्य उत्पाद जिनमें हमारे फल हैं, फूल हैं, दवाइयों से औषधियाँ हैं, वो आती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक जो वनस्पति है मिट्टी अपरदन को भी कम करती है और जल प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ को रोकने का कार्य भी करती है। अब आता है कि भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक वन नीति बनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि राज्य के वन क्षेत्र में जो भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे सरकार के हैं और उन पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार या दावा नहीं है। उसके बाद से जो वनों के लिए एक परंपरागत अधिकारों से वंचित करने के लिए वन कानून या वन नीतियों का निर्माण किया गया। 1855 में वन नीति, 1865 का पहला वन कानून, 1878 में वन का कानून, 1894 की पहली वन नीति, भारतीय वन अधिनियम 1927, राष्ट्रीय वन नीति 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस एक्ट 1980 और नई राष्ट्रीय वन नीति 1988। संविधान के जो 42वां संशोधन है 1976 के द्वारा वनों का विषम राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो इस तरह से ये कानून निर्धारित किए गए। अब आता है कि राजस्थान में जो वनस्पति है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो राजस्थान में वनस्पति के वितरण, संगठन, प्रकार और मात्रा पर धरातलीय, जलवायुविक, मिट्टी आदि का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इस आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं: धरातलीय कारक, जलवायु, मिट्टी और जैविक कारक। पहला आता है धरातलीय कारक। राज्य का मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर करीब 692 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अरावली का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग क्रमशः बनास, बाणगंगा और गंभीर नदियों के उपजाऊ मैदान और विंध्याचल पठारी भूमि पर विस्तृत है, फैला हुआ है। और अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो थार के रेगिस्तान के रूप में बालू का स्तूपों, बालू कटकों और बालू की पहाड़ियों से निर्मित मैदान है। अब हमें इसमें विविधता दिखाई देती है कि एक तरफ तो बनास, बाणगंगा और गंभीरी नदियां हैं और दूसरी तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो जहाँ पर नदियों का क्षेत्र है वहाँ पर हमें वनस्पति ज़्यादा दिखाई देगी और मरुस्थलीय क्षेत्र में कम दिखाई देगी। तो अरावली के जो दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र में उपोष्ण सदाबहार वन, सघन वनस्पति पाई जाती है। माउंट आबू क्षेत्र में समुद्र धरातल से अधिक ऊंचाई और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें वनस्पति ज़्यादा दिखाई देती है। इसके विपरीत अगर हम मरुस्थलीय भागों में देखें तो हमें वहाँ पर
कुमटा, बेर, खीपरा, फोक, खेजड़ी, सफ़ेद औक ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा है वहाँ पर हमें घास दिखाई देती है। फिर आता है दूसरा कारण जलवायु। वनस्पति के लिए जितना धरातलीय भाग आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उतना ही जलवायु। जलवायु कारकों में उच्चावच्ची के कारकों के संयोग से वर्षा कारक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। वनस्पति के वितरण और सघनता पर वर्षा का हमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ वनस्पति की सघनता दिखाई देती है, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर हमें वनस्पति विरल दिखाई देती है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है तो हमें सिर्फ कटीली झाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। तो राज्य का जो पश्चिमी भाग है जहाँ वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर है, वहाँ पर खेजड़ी, बबूल, कैर इस तरह के जो वृक्ष हैं वो हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है मिट्टी। प्राकृतिक वनस्पति का प्रमुख आधार मिट्टी है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जहाँ मिट्टी की परत मोटी है वहाँ वनस्पति में हमें विविधता दिखाई देती है। जिन भागों में काली चिकनी मिट्टी है वहाँ पर छायादार वृक्ष जैसे महुआ, सागवान, ढाक, जबकि रेतीली मिट्टी में कैर, कीकर, खेजड़ी के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और शुष्क वातावरण को सहन करने की भी इनमें क्षमता होती है। वनस्पति भी मिट्टी की दशा को प्रभावित करती है, जैसे मिट्टी के निर्माण तथा उसमें जीवाश्म की मात्रा से मिट्टी की जो संरचना है या उपजाऊपन है वो बदल जाता है। चौथा कारक है जैविक कारक। राजस्थान में वन संसाधनों पर जैविक कारकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भेड़ बकरियां या अन्य जहाँ चौपाई हैं वहाँ पर अनियंत्रित चराई के कारण वनों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव और नगरीकरण की वृद्धि एवं प्रसार तथा बढ़ती हुई औद्योगिक मांग के कारण वन क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिए या ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार या उनकी लेन बढ़ाने के लिए जो भूमि थी उसका अधिग्रहण किया गया, जिससे वनों में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आदिवासी या ग्रामवासी हैं, गांव में रहने निवासी हैं, वो क्या करते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं और वृक्षों की जो कटाई के साथ साथ ग्रामीण और आदिवासी द्वारा वनों की कटाई के साथ स्वार्थी व्यापारी और ठेकेदार भी अंधाधुंध कटाई के लिए उत्तरदायी हैं। वृक्षों की रक्षा में तो प्राणों तक की को बलिदान कर दिया, जैसे कि अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 लोगों ने अपने प्राण की रक्षा की परवाह न करके वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान भी दिए हैं। इसीलिए वनों के तीव्र ह्रास को रोकने के लिए सभी को जागरूक करना होगा और सरकार द्वारा भी सार्थक प्रयास करने होंगे। सरकार क्षेत्रीय प्रजाति के वृक्षों के स्थान पर बबूल, कीकर, इजरायली बबूल, विदेशी बबूल आदि की प्रजातियों का रोपण कर वनस्पति के संरक्षण हेतु प्रयास कर रही है। और इन विदेशी प्रजातियों का रोपण है मूल प्राकृतिक वनस्पति के रूप में भी इनमें हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये 4 थे प्रकार जो कि वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब आता है कि राजस्थान में कौन कौन सी
राजस्थान का जो मुख्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, रेगिस्तानी वृक्ष, जिसकी लंबाई 88 फीट तक भी पाई जाती है। और इसके अलावा सेवण घास है, धामण घास है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राजस्थान में और भी घास हैं, अलवेरा है, सुगनी है, खसखस है, धामण है, मोथा है, एंचा है, अंजन है। ये बहुत सारी जो घासें हैं जो यहाँ की विशेषता है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा राजस्थान में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां भी वन क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। वर्तमान में राजस्थान में सफारी राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर के पास, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में इनका विकास किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी वो हैं सेंचुरी हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब आता है राजस्थान के जो वनस्पति है उसका वर्गीकरण। उसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो वनस्पति है उसको कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण क्या है, तो उसकी जानकारी अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।